सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके साथ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो एनडीए 2022 के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन होता है। अभी अभी हमारा 21 का जो पार्ट 2 जो सेकंड एग्ज़ाम होता था वो अभी हुआ था। तो कुल मिलाकर आप लोगों को शायद पता ही होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा एक मैं रफ आइडिया दे देता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ डिटेल में आपको पता करना है कि एनडीए के बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी इतनी सी बात है कि आपका एनडीए अगर आपको क्लियर करना है तो उसके कुछ पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव उसका रिटन का होता है। रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो दो हिस्सों में आता है, एक मैथमेटिक्स और एक जीएटी। पेपर एक ही दिन होता है, थोड़े थोड़े से गैप के बाद। और जो पहला पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ऐसे करके जीएटी का इसके बाद एग्जामिनेशन होता है, जो आपका 600 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 900 मार्क्स का पेपर एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन होता है। ऑलमोस्ट 360 370 ये एक बड़ा एक मतलब सेफ स्कोर है अगर हम इतना भी अगर हम कर दे रहे हैं। और ईच सब्जेक्ट में हमारी 25% की कट ऑफ कंप्लीट होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल आपने मान लिया, आप बोलते हैं कि मैंने तो 400 का स्कोर कर दिया, मैंने 600 में से 400 नंबर मैं जीएटी में ही ले आया और अब 10-20 नंबर मेरे मैथमेटिक्स में आ रहे हैं 300 में से, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, आप पास नहीं हो पाएंगे। आपको जितने कोर सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, हर में 25% के क्राइटेरियन को फॉलो करना होता है। यानी मैथमेटिक्स में जैसे 300 मार्क्स का पेपर होता है तो उसका 300 का यानी कि 25% आप निकालेंगे, 75 आपका निकलता है मार्क्स। यानी 75 मार्क्स आपके एटलीस्ट मैथमेटिक्स में आनी चाहिए अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना होता है। तो एटलीस्ट 25% मार्क्स अगर हम ले आ रहे हैं, और 400 तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया स्कोर है आउट ऑफ 900 अगर हम इतना ले आ रहे हैं तो ठीक है ना। बिल्कुल अभी बाउंड्री में रखना ठीक नहीं है अपने आप को कि यार 350 पे हम कर लेंगे। 350 हो जाता है कभी कभी इतने में भी, लेकिन फिर भी अपने को एटलीस्ट 400 का सोचना चाहिए। और इतना आ सकता है, आप खुद ही सोचिए 900 में से आ सकता है। ये सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की बात है, इतने से एनडीए क्लियर नहीं होता। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो कि इसमें निकल नहीं पाते स्क्रीनिंग में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो निकल जाते हैं रिटर्न में। अब रिटर्न में तो निकल जाते हैं क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, एक एवरेज पेपर होता है। अगर कोई अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है डेडिकेशन के साथ तो मुश्किल नहीं है ना। कोई हवा हवाई में पेपर दे रहा है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी बात क्या है कि अभी रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एसएसबी होता है। एसएसबी में आपका एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में आपके सारी प्रक्रियाएं होती हैं, आपका पर्सनैलिटी चेक होता है, आपको हर तरह से उसमें तोला जाता है। तो कुल मिला के समझ लीजिए आपका इंटरव्यू पोर्शन वो होता है। उसमें भी बहुत से स्टूडेंट निकलते हैं, बाहर एलिमिनेट होते हैं उसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी एक पड़ाव है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या करता है कि वो ना रिटन के एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत प्रिपेयर रहता है, लेकिन वो एसएसबी की तैयारी नहीं करते। वो सोचते हैं कि यार जब हम रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तब हम एसएसबी के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। वैसे एक गलत अप्रोच है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो भी सिलेक्टेड या रिकमेंडेड स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर आप कभी इंटरव्यू या उनकी कभी आप बातें सुनने की कोशिश करेंगे तो एक कॉमन बात मिलती है कि एसएसबी की तैयारी डे 1 से स्टार्ट होती है। यानी कि जिस दिन आपने सोच लिया कि यार मुझे एनडीए में ऑफिसर बनना है, तो उस दिन से ही आप में वो ऑफिसर एटीट्यूड झलकना चाहिए। आपको अपने हिसाब से मोल्ड करना होगा। कोई बाय बर्थ नहीं होता, बहुत कम होते हैं जो यार बाय बर्थ जिसमें की सारी एबिलिटीज़ होंगी, लेकिन बाकी एबिलिटीज़ हमें खुद ही कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे लोगों के उसमें रहना होगा जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है। हमें ऐसे लोगों को सुनना होगा जिन्होंने इन चीज़ों को करा हुआ है। मैं तो एज ए एजुकेटर हूँ, मैंने एसएसबी को फील नहीं करा हुआ, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन आपको, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एसएसबी को भी फील किया है और नहीं फील किया है, उन्होंने क्रैक भी किया और वो आज की डेट में एनडीए ऑफिसर हैं या वो सीडीएस ऑफिसर हैं, ऐसे लोग भी हैं, है ना। तो आपने एग्जैक्टली अगर आप उनको सुन पा रहे हो, और देखो इनको सुनने के लिए पहले एक ऐसी बात होती थी कि यार हमें पर्सनल एक गाइडेंस चाहिए होता था, तो एक बड़ी बात मानी जाती थी कि हमें किसी को एक पर्सनल गाइडेंस अगर मिल जा रहा है। आज की डेट में ऐसा नहीं है, एक इक्वालिटी है पूरी जगह, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि यार कोई किसी का बड़े भाई या बहन निकल गए तो उनसे वो पूछ के आगे बढ़ रहा है, हम क्या करें। हमारे पास भी पूरी की पूरी सुविधाएं हैं। यूट्यूब में आप देखोगे ऐसे रिकमेंडेड जो लोग हैं उनके वीडियोज़ रहते हैं और उनके इंटरव्यू वीडियोज़ रहते हैं, उससे आप एक आइडिया ले सकते हो, उनके माइंडसेट को आप पढ़ सकते हो कि यार उनका सोचने का नज़रिया क्या है, किस अप्रोच के साथ वो चीज़ों को कर रहे हैं। तो एक रफ आइडिया आपको लग सकता है, उनकी बॉडी स्टाइल क्या किस तरह का है, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, ये आपको एक आइडिया दे सकती है। तो 1-2 से नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंटली सुनना होगा। जब तक आप पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तब तक लगातार ऐसे लोगों के उसमें रहें आप। एक ही दिन में ऐसा नहीं कि आज आपने सुन लिया और आप सोच रहे हैं कि आप कल से हो जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। ये कोई इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये कोई एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन होती है। मैराथन मतलब आपको लगातार चलना होता है। इसीलिए लगातार चलते रहने के दौरान आपको जब ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे, आपने उन्हें सुनना, हो सके तो उनके पॉइंट्स को की पॉइंट बनाना है।
इससे क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक तो एनडीए की तरफ मोटिवेटेड हो रहे हो। मोटिवेशन वैसे नहीं आएगा कि हमने कोई एक स्टेटस या कुछ देख लिया जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा बज रहा है, वो वाला नहीं। मोटिवेशन यहाँ से आएगा, ये काफ़ी ड्यूरेबल मोटिवेशन होगा जो आपको ऐसे डायरेक्टली किसी पर्सनैलिटी के द्वारा मिल रहा होगा। वो मोटिवेशन ऐसा नहीं होगा कि मोटिवेशन बोल के दिया जा रहा होगा, उनकी बातों में ही, उनके बोलने में ही, उनके हाव भाव में, तरीकों में ही एक मोटिवेशन होगा। वो मोटिवेशन काम का, वो ड्यूरेबल मोटिवेशन है। तो ऐसे मोटिवेशन की तलाश हमें है, और ये तलाश तभी पूरी हो पाएगी जब आप ऐसे लोगों को कंसिस्टेंटली सुनोगे, बिना किसी निस्वार्थ होकर। मतलब ये नहीं सोचोगे कि यार अभी मैं सुनूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा। हर एक बात को सीखोगे, जो सीखने लायक बात है उससे भी सीखोगे, जो बात को हाईलाइट नहीं कर रहे उससे भी सीखोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना है, मेरा मोटिव अभी फ़िलहाल ये नहीं है कि आपको इन सब बातों के बारे में भी गहराई में बोलूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ रिटर्न क्लियर करना बड़ी बात नहीं होती है, एसएसबी क्लियर करना है, उसके बाद मेडिकल होता है। कुल मिला के एसएसबी तक आपको पूरी तरीके से फिट रहना है और अपने आप की फिटनेस का ध्यान रखना है ताकि मेडिकल में बाद में प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए एसएसबी का डे 1 से आप लोगों को सबको ध्यान रखना है। ये मैंने बोल दिया, इस पॉइंट को प्लीज़ लिख लेना, नोट कर लेना। बाद में करोगे नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल इंसान अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते आप बाद में कि यार आर्टिफिशियली आपने अपने आप को एकदम आइडियल बना दिया, नहीं हो सकता, आइडियल बन नहीं सकता। आपको अप्रोच करना है आइडियल की तरफ, वो पहले दिन से अप्रोच होगा। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ लिखे हैं कि अगर हम एक सीरियस एस्पिरेंट है प्लीज़, तभी ये बातें आपके काम की हो सकती हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, सुन लो फिर क्या करें। इसलिए सीरियस होकर प्लीज़ बातों को सुनना। सबसे पहली बात है स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हमें किसी इंतज़ार नहीं करना आपकी क्या होगा तो हम ये कर लेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला, आपने ठानी है। और देखो चीज़ें ना बढ़िया, आप देखोगे जो सेलेक्टेड या रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होते हैं, कैडेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं आप देखो बड़े ऑर्डिनरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई फाई टाइप का, कुछ नहीं है। उन्होंने नॉर्मली सीधे नियमों को समझा और आगे बढ़े। उन्हें पता चला यार एग्जामिनेशन होता है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम के लिए पढ़ा। उन्होंने कोई हो हल्ला नहीं मचाया, उन्होंने सिंपली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा और बस पढ़ा, और फिर रिटर्न क्वालिफाई, फिर धीरे धीरे एसएसबी क्वालिफाई, आज वो ऑफिसर है ना। तो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन अपने मन में नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है स्टार्ट फ्रॉम नाउ। जैसे भी आपके भी पोजीशन है, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं हैं अच्छे, बहुत अच्छी बात है। आप एवरेज हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा भी है, जो भी है, उसे प्लीज़ एक्सेप्ट करें। अभी जो भी आपके पास है उसे एक्सेप्ट करें, उसमें से बहाने ना निकालें कि यार मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो मैं एसएसबी में बाहर हो जाऊँगा, या फिर मेरा तो मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है मैं बाहर जाऊँगा, मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ, तो मेरा क्या होगा, मैं तो विलेज से हूँ, मैं तो मतलब उस तरह के इलाकों से नहीं हूँ जहाँ पर अच्छी खासी कोचिंग अवेलेबल होती है। तो ये सब के सब ये चीज़ें आपको रोक रही हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। तो आपके पास जैसे अभी आप हैं वैसे में अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो और स्टार्ट अभी से करें। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा। कॉन्फिडेंस इसलिए लाना होगा क्योंकि जिस भी पोजीशन में अभी आप है ना, हम क्या देखते हैं, अपने से ऊपर वाले की पोजीशन को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यार वो ना, उसके पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। हम सारी की सारी उसको अपने आप को और गिरा रहे हैं और गिरा रहे हैं। कभी अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपकी ज़िंदगी एक सपना है, जिनके लिए आप एक बहुत कुछ हो। उनके लिए है कि यार इसकी जैसी ज़िंदगी मेरी होती तो मैं बहुत कुछ कर लेता। और ये पूरी दुनिया का चक्कर है, ये हर किसी के साथ है। कोई पूरी तरीके से ये कभी नहीं कह पा रहा कि मेरे पास सब कुछ है। बड़े से बड़ा इंसान जो है वो भी कह रहा है यार मेरे पास चीज़ की कमी है। हर कोई भाग रहा है ना। एक बात बोली जाती है ना कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। तो जिनको कुछ नहीं चाहिए वही असल मायने में शहंशाह है। और कुछ नहीं चाहिए से मेरा मतलब यह है कि जितना हमारे पास है हम उसी में सेटिस्फाई फील करें, है ना। हम उसी में जो हमें मिला हुआ उसी का एक ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ, यार इतना मिला हुआ ये भी बहुत है, कितनों को तो ये भी नहीं मिला हुआ, ये मानकर हम जो हमारे पास है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है, उनको भी अच्छे से अगर हम इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो भी यार बहुत अच्छा होगा। अगली बात स्टूडेंट है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की। गलती क्या होती है कि स्टार्ट भी कर लेते हैं हम, है ना, कॉन्फिडेंस भी हमें होता है, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते अपने एम के लिए। मतलब होता क्या है कि हम चीज़ों को हमने आज करना स्टार्ट किया, किसी ने हमें कुछ बातें बताई, किन्हीं ने हमें बताया कि यार इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करते हैं। उन्होंने बताया इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका है डेली आपको न्यूज़ सुननी है, इंग्लिश न्यूज़ सुननी है। आपको डेली इंग्लिश न्यूज़ सुनने के बाद वोकैब्स पे ध्यान देना है।
कम से कम 5 वोकैब आपके होने चाहिए कि यार एक दिन में 5 वोकैब आप याद कर रहे हो, उनको यूज़ कर रहे हो, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, बोलचाल की जो भी भाषा है उसमें आप अपनी भाषा है जो उसमें आप इंग्लिश का यूज़ करो। जितना भी आता है टूटा फूटा आता है, जैसा आता है वैसा बोलो, क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर लैंग्वेज बोल बोल के ही सीखी जाएगी, वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये थोड़ा ओवर रेटेड हो गई है आज की डेट में। तो जैसे ये है, अब इंग्लिश में किसी ने ये बताया, अब हमने सुना, हमें बातें सारी सेट लगी, हमने बोला यार बात तो सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यार इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, इंग्लिश सुन के और बोल के सीखी जाती है। क्योंकि जो फॉरेन होता है, फॉरेन में छोटा छोटा बच्चा भी अगर हम कोई होगा तो वो पहले दिन से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको बताऊंगा वो इसलिए होता है क्योंकि उसके चारों तरफ वही बोला जा रहा है, वही सुना जा रहा है। हमारे इंडिया में भी जो भी जिसकी नेटिव लैंग्वेज होगी वो बच्चा वो अच्छी लैंग्वेज बोल देता है, पकड़ उसकी अच्छी होती है, कमांड अच्छी होती है। क्यों होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि यार वो ऐसा इसीलिए होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो उसको सुन रहा है। अब आप कहोगे यार बात तो सही है, आपको बात चमक गई, आपको लॉजिक फिट हो गया, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, हम उस बात को इम्प्लीमेंटेशन में ला नहीं पा रहे। तो इम्प्लीमेंटेशन में लाना जरूरी है, रेगुलरिटी मेंटेन करना जरूरी है। तो ये बात है, ये सब के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे। अब आज आपकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आप नहीं है, अब तो नहीं है तो क्या, इसके पास दो उपाय हैं, या तो फिर आप सर में हाथ रख के बैठ जाओ, या तो आप बोलो कि यार नहीं है तो कोई बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग इससे पहले भी हुए जिन्होंने किया है। अगर नहीं भी हुए हैं तो आप पहले हो सकते हो। तो इसीलिए आपको करना होगा। अब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। एज अ मैथमेटिक्स टीचर एजुकेटर मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कि बैकग्राउंड से स्टूडेंट को लूँ। तो मैं हमेशा उस स्टूडेंट पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये मुश्किल है, आपको पता है ये बात भी मुश्किल है उस स्टूडेंट के साथ टीचर का एजुकेटर। मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं बोल रहा। बहुत मुश्किल होता है कि उस बेस के स्टूडेंट को उठाकर ऊपर लाना खींच के, और उसमें भी और मुश्किल हो जाएगा जब वो स्टूडेंट ही खुद नहीं आना चाह रहा, वो उधर को मुंह करके खड़ा हुआ और आप ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्लास में और भी बच्चे होते हैं, फिर बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर इतना बेसिक क्या पढ़ा रहे, तो हमें आता है, वो तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उस समय टीचर को कोऑपरेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि टीचर की अगर कोशिश है कि यार इस बच्चे को मैं उठा दूं तो बहुत ताकत लगती है उसे उठाने में, है ना। तो आपको शायद अभी फील ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका डिफरेंट बैकग्राउंड भी है तो आप जैसे एडुकेटर आपको बता रहे, अगर मिल गए एडुकेटर ढंग के, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मिलना बहुत आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान होता है ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसमें डिफ़िकल्टी बहुत होती है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा दिख गया कि यार हाँ बेसमेंट से चीज़ तैयार हो रही है, अब उसको नहीं छोड़ना आपने, उस एडुकेटर से चिपक जाना है आपने, ये बात ध्यान रखना, चाहे एडुकेटर आपको छोड़ दे। नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट है नहीं है। इस चक्कर में मत रहना कि यार हम स्मार्ट वर्क कर देंगे हम तो आगे निकल जाएंगे, ये कर देंगे। कोई स्मार्ट वर्क सबसे पहली बात आता कहाँ से, हार्ड वर्क का पीक जो होता है ना, वो जो पीक जो एक पॉइंट है उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क जब दबा के आप कर लोगे ना, अपने आप स्मार्ट हो जाओगे, ये मेरा मानना है। ऐसा मत सोचो कि यार मैं कुछ अलग से स्मार्ट वर्क कर दूँ, वो बच्चा हार्ड वर्क करता रहेगा, मैं तो स्मार्ट वर्क करके उससे आगे निकला, कभी नहीं होने वाला ऐसा। स्मार्ट वर्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कोई बच्चा कर दे और वो हार्ड वर्क से बच जाएगा। स्मार्ट वर्क का कभी मतलब नहीं है कि हार्ड वर्क का सब्सटीट्यूट है। वो हार्ड वर्क जो होता है उसमें एक लास्ट मास्टरपीस जो आप तैयार करते हो उसकी एक फिनिशिंग टच है ओनली। स्मार्ट वर्क के लिए आपको वर्क कभी करना भी नहीं है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क मतलब आपको दिख रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, मैथ्स मुझे समझ में आ रही है, बस अब ज़रूरत लास्ट बची कि इसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब ये हार्ड वर्क है। अब क्या होगा, यहाँ से बहुत से बच्चे होंगे जो इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उनका दिमाग उन्हें बहाने दे देगा, कैसे भी करके वो दिन स्किप करके जा रहे होंगे। लेकिन जिसके मन में गोल टारगेट एकदम फिक्स है, जिसकी आंखों में एकदम चुभ रहा है, एकदम मछली की आंख की तरह जिसको दिख रहा है वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट करेगा, कंसिस्टेंटली एफर्ट डालेगा, उसे मैथमेटिक्स साथ समझ में आ गई। क्योंकि एक लेवल तक तो सबको समझ में आ जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सबको आ रहा है, लेकिन इनके क्वेश्चंस पर कितनी ज़्यादा जो डूब रहा है, कितने अंदर तक जाकर जो डुबकियाँ मार रहा है वो जीतेगा, वो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन कर पाएगा। उसके जरूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब हार्ड वर्क है। क्योंकि देखो ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे कि यार आप, ये एग्जामिनेशन है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन मतलब कि अगर टॉप स्टूडेंट जितने मार्क्स लाता है वहीं से मेरिट बनना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि ये मायने नहीं रखता कि वो ये नहीं कह रहे कि यार सेशनल एग्जाम की तरह कि 100 में से 33 तक जितने आ गए वो सब अंदर आ जाएंगे ना। वो कह रहे हैं ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं हमारा, हम तो मेरिट के हिसाब से करेंगे। मेरिट में अगर टॉप में चली गई तो फिर आप चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स लाए और भूल जाओ। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि आप नहीं पढ़ रहे, दूसरा पढ़ रहा, दूसरा नहीं पढ़ रहा तो तीसरा पढ़ रहा, तीसरा नहीं तो चौथा। इन्फिनिट सीरीज है। कोई ना कोई इंसान है जो हार्ड वर्क कर रहा है, वो मेरिट बना के एक बार रख देगा, जब टांग देगा मेरिट को वहाँ पे जाके, फिर आप छू ही नहीं पाएंगे उसे। तो वो बात है, इसलिए ध्यान रखना हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। हो सकता है आपको अभी कोई ना देख रहा हो, आपकी मेहनत को अभी कोई ना देख रहा हो, आप सोच रहे हो यार कि मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। कोई चिंता नहीं करनी इस बात की, है ना। आपको कोई अप्रिशिएट करे ना करे, और कभी ये भी मायूस नहीं होना कि यार मेरे हार्डवर्क जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। सही डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवर्क करते रहो, डायरेक्शन अपने आप सही होता है उसका। मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी, बस हार्डवर्क के साथ अपने आप आपको सब कुछ मोल्ड कर देगा, वो आपको सब कुछ सिखा देगा कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ सिखा देगा, लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ करा, आज आपने मेरी बातें सुनी, 2-5 बातें आप इन पे लगने लगे, तो तक कल नई बातें आई और आप उन पे लग गए, फिर आप उन पे लग गए, आप अपना डायरेक्शन बदलते रहो, गलत है। किसी भी एक डायरेक्शन चल जाओ, सारे डायरेक्शन सही हैं, लेकिन लगातार चलते रहो उस डायरेक्शन में जो भी पकड़ लिया आपने। सारे के सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचाएंगे आपको, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम आधा चल के फिर शिफ्ट 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 कर रहे हैं, तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट आपको वर्क हार्ड करना है, आपको एक हार्ड वर्क करना है, और साइलेंस में करेंगे आपकी जो सफलता है वो शोर मचाएगी। और वो सफलता तभी शोर मचाएगी जब आप इस लायक कुछ काम करेंगे, और इस लायक काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके सामने वो लक्ष्य होगा और आप उसके लिए सीरियस होंगे। और अगर आप सीरियस होंगे, आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, आप कंसिस्टेंट होंगे, और आप बिना रुके चल रहे होंगे, और आप शांति से काम कर रहे होंगे बिना फल की ज़्यादा चिंता के, आप लगातार अपने एफर्ट्स पर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की लगातार कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को हर दूसरे दिन ग्रो कर रहे होंगे, तो फिर ये एग्ज़ाम कुछ नहीं है आपके सामने। क्योंकि एग्ज़ाम क्या करता है ना, एग्ज़ाम सेलेक्ट करता है आपको, आप नहीं सेलेक्ट कर रहे कि मुझे एनडीए बनना है। एनडीए वाला बोल रहा है कि यार इसे बनाना है, एनडीए एग्ज़ाम बोल रहा है ये है लायक, डिजर्वेबल है, तो इसको खींचो अपने पास, तो वो है। तो आपको एग्ज़ाम को खींचना है ना, ये बात होती है। फूल जो है ना, फूल से खींचा हुआ चला आता है भंवरा अपने आप, इसलिए खींचा जाता है कि उसमें आकर्षण इस तरह का आ गया। वो आकर्षण हमें अपने आप में तैयार करना है, इस तरह की हैबिट्स को अपने आप में फॉलो करना है, और ऐसा अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ एनडीए में, जो मेरा योगदान है अभी फिलहाल मैथमेटिक्स का। मेरा जो प्लान चल रहा है वो ये है कि क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आती है, एक कोर नॉलेज इसमें आता है, स्टूडेंट कभी कभी स्ट्रगल कर रहे होते, तो मेरा कोशिश है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अपने एंड से स्टार्ट करूँ। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल में पढ़ाऊँगा, तो ताकि वहाँ से स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा एक आइडिया मिले उसमें। मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट अदर देन साइंस बैकग्राउंड है, अदर देन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, उनको मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूँ वो ये कि सबसे पहली बात कि जब भी आप कभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, सबसे पहले एमसीक्यू प्रॉब्लम करते समय कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो, उसकी पिक्चर लें, आप स्नैप लें, उसको अनअकैडमी में आस्क का डाउट फीचर होता है, शुरुआत में डैशबोर्ड में आपको दिखता है, वहाँ पर इसको डालें, आपको विद इन सेकेंड आपको वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में उसका जवाब मिलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज, एक फ्री प्रोडक्ट है वो, लेकिन फ्री तो है, लेकिन हो सकता है आपसे कोई कोड पूछा जाए तो आप PRAN31 को यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन यूज़ दैट फ्री प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता नहीं, ये होने वाला है, और ये मुझे लगता है हो ही गया होगा। आप जब आप शायद देख रहे हो तो पता कर लेना, प्राइस हाइक हो रहा है। प्राइस हाइक हो रहा है मतलब एनडीए का जो प्राइसिंग है वो बढ़ रही है, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे टाइम से, अगर आपने कुछ प्लानिंग करी है एनडीए सब्सक्रिप्शन या ऐसा कुछ लेने की, तो आपको अभी तक ले लेना चाहिए। और स्पेशल ऑफर ही चल रहा है, कुछ लिमिटेड टाइम तक है, 24 मंथ का अगर हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 2 साल का, तो हमें उसमें एक्सटेंशन मिल रहा है 4 मंथ का। और ये बात जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ दिस, इस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये है मेरा स्केड्यूल जो मैं पढ़ाता हूँ। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना है। मैं स्पेशल क्लास रोज़ लेता हूँ, 12 से 1 बजे तक मेरी रोज़ क्लास लगती है, रोज़। मैं ये एक फ्री क्लास है, देखो, क्योंकि ना यार बहाना कोई नहीं चलेगा। आप कह सकते हो यार यहाँ पर आके कभी कभी क्या होता है, अब हमें अंदर से तो हमारे वो बात आ नहीं रही, तो हम एक बहाना दे देते हैं अपने आप को, हम नहीं देते, आपका दिमाग देता है कि यार ये फ़ी वाला है, यार मेरे पास फ़ी नहीं है, मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा कह सकता है, ऐसी भी चिंता की बात नहीं है यार, आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद ले रहा हूँ, मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाता हूँ, 12 से 1 मैं चला रहा हूँ। क्या हम इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या हम फ्री क्लासेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते? चलो हम मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर आप टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सॉरी, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए 12 से 1 बजे तक मेरी रेगुलर क्लास चलती है। स्पेशल क्लास को ज्वाइन क्या करो, क्योंकि जितना आप लेट कर रहे हो, जितना आप लेट कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। क्योंकि वो बंदा जो क्लास में बैठा हुआ वो भी एक है और आप भी एक हो। तो आप बताओ कि आपको क्यों सेलेक्ट करें? मेरा पहला क्वेश्चन है, किस बात में सेलेक्ट करें आपको? क्योंकि वो जो एफर्ट डाला, वो लगातार बैठ रहा, वो आना चाहिए कि वो आना चाहिए जो कुछ नहीं कर रहा? कैसे ऑफिसर की ज़रूरत है अपने देश को? हमें ऐसे की ज़रूरत है जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क दे रहा है।
जो अपने लक्ष्य के प्रति कम से कम जिम्मेदार है। तो ये बात है। बाकी मेरा प्लस क्लासेस चलती हैं, ये मेरा ये स्केड्यूल है मेरा 2 से 3:30, 4 से 5:30 तक का, ये मेरा है फिलहाल अभी है। इसका टाइमिंग हो सकता है अभी चेंज हो जाए नेक्स्ट मंथ से। तो ये कुछ बातें, ये टाइमिंग चेंज भी हो सकते हैं, क्या पता आप कब वीडियो देख रहे हो। तो जैसे ही होंगे आपको पता चल जाएगा। इस यूट्यूब चैनल प्रणव पांडे को भी आप भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रणव पांडे मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। बाकी ये चीज़ें ये फीस स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर 7920 जो कि अभी फ़िलहाल 8800 का जो कोर्स है 1 ईयर का, वो 7920 का, और ये 24 मंथ का 9504 का आफ्टर डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज ये 10,000 प्लस का था। ये आफ्टर यूजिंग दिस कोड ही हो पाएगा, PRAN31। सो आपको इस कोड को यूज़ करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो PRAN31 कोड को आप याद रख सकते हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे नाम का इनिशियल है। तो स्टूडेंट्स यही कुछ बातें हैं। तो यही चीज़ आपका रेफरल कोड के तौर पर भी इस्तेमाल होगा 10% डिस्काउंट के लिए, और स्पेशल क्लास को एक्सेस करने के लिए, फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी आप एज अ इनवाइट कोड इस चीज़ को यूज़ करोगे। ये बात होती है, इतनी सी बात है। तो स्टूडेंट्स ये सब बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो मेरा मानना है यार कुल मिला के इतना ही है कि अगर हम सीरियस एस्पिरेंट है तो स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ ओनली। आपको आज ही से अपनी मेहनत को करना है, और आपको हार्डवर्क करना है, आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कैसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो, लेकिन आप उस सिचुएशंस को हरा सकते हो, क्योंकि सिचुएशन में वो उतनी ताकत नहीं है कि वो आपको गिरा सके, ठीक है ना। तो आपको ये भरोसा अपने आप में रखना है, और आप ज़रूर कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो तो भी ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हम पूरे कंफर्टेबल जोन में हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो भी घातक है, वो उससे ज़्यादा घातक है। जो किसी अभी समस्याओं से जूझ रहा है ना, वो समस्याओं से मजबूत बना रही है। लेकिन अगर आप फुल्ली कंफर्ट जोन में हो, आपका भविष्य सिक्योर है, आपका पास फैमिली बिजनेस आपके पास सब कुछ है, आपको कोई चिंता नहीं है, शायद ये खतरे की जड़ हो सकती है ना। इंसान जो काम कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि सिर्फ यार पैसा मिले, क्योंकि काम करने में जो आप जो अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है अपने आप पे। इसीलिए अगर हम इस रैंक में जा रहे हैं, हम ऑफिसर रैंक में जा रहे हैं, हम साबित कर रहे हैं कि हम क्या हैं। क्योंकि हो सकता है किसी को प्रॉपर्टी विरासत में मिली हो, लेकिन प्रॉपर्टी का मज़ा नहीं है। मज़ा है जो हमने खुद अर्न किया, उस चीज़ का मज़ा है, और हमने इस पोजीशन को, उन सितारों को खुद अपने कंधों पे लगाया, इसका मज़ा है। तो ये मज़ा है। वरना क्या, डुप्लीकेट सितारे तो कहीं भी मिल सकते हैं, वो सितारे तो आपको बाजार में जाके मिल जाएंगे, आप लगा लोगे यहाँ पर, क्या उनका मज़ा है क्या? नहीं, मज़ा नहीं है। मज़ा उनका है जो यार वो भले ही फिर वो प्लास्टिक के सितारे क्यों ना लग जाए यहाँ पर, लेकिन अगर वो सितारे लग रहे हैं इसके बाद तो उनकी वैल्यू उनसे भी बढ़ के है जो हीरो के सितारे यहाँ नकली बाज़ारों से लेके लग जाते होंगे। तो वो बात है। ये सितारे बताते हैं कि आपके कंधे लायक हैं। इन सितारों के अपने कंधों को अगर हमने लायक बनाना है तो हमें साबित करना होगा कि हाँ हम लायक हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कोशिश और उम्मीद ऐसी है आप लोगों से मेरी कि आप लोग ज़रूर बातों को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करना आज से स्टार्ट करेंगे। चीज़ों को लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि ये हल्का सब्जेक्ट नहीं है यार। लाखों स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, तो हमें लाखों की भीड़ में शामिल नहीं होना। हमें दिखाना है कि यार हम लीडर है, हमें लीडर बनकर आना है, उभरना है, वापस आना है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी मेहनत को करोगे, अपने आप पे जज्बा, जोश, जुनून और जिद्दी होकर जब काम करोगे तो ज़रूर हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपसे कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कि कौन सी आपकी बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए और भी इससे रिलेटेड बातें। इसलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।